Hello, my name is Shakti and I'll be taking your physics classes here in this channel, SIT classes. Okay, I have graduated from IIT Kharagpur. और पिछले 5-6 सालों से मैं स्टूडेंट्स को फिज़िक्स की तैयारी करवा रहा हूँ फॉर वेरियस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स सच एज जेई एडवांस्ड, जेई मेंस, नीट, NTSC, KVPY, NSO and all sort of competition exams. I specialize in taking physics. और यहाँ पर इस चैनल में मैं फ्री में तुम सबको स्टडी नोट्स फिर ये तुम्हारे लेक्चर्स हो गए और साथ में तुम्हारे फ्री में टेस्ट भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं और इन सब का लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. ओके, so if you are looking for a channel which continuously engages you in academic work, ठीक है, और तुम्हें कंटिन्यूसली तुम्हारे एकेडमिक जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उसको टेस्ट वगैरह ले करके हम कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सच ए चैनल, डू फील फ्री टू सब्सक्राइब. इट विल रियली हेल्प मी अ लॉट. ओके, तो आज का लेक्चर है ये तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम लोग देखेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में. ओके, तो अगर आज के लेक्चर में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो इसका प्लेलिस्ट जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. वहाँ से जा कर के लेक्चर 1, 2 और 3 देख लो तो तुम्हें उसके बाद फिर यहाँ पे इस लेक्चर में आओगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टुडेज लेसन. तो स्प्रिंग फोर्स बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा एक स्प्रिंग जो है अगर मान लो अपने नेचुरल लेंथ पे, ये मान लो स्प्रिंग का ऐसे करके नेचुरल लेंथ में अगर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ में पड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, इस पर कोई फोर्स वगैरह कुछ नहीं लग रहा है. ओके, कोई फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं. ठीक, अब तुम्हारा क्या है कि जैसे हम इस स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कैसे करेंगे, इसको ऐसे पुश करके इस डायरेक्शन में फोर्स लगा करके अगर हम कंप्रेस करें तो स्प्रिंग का क्या टेंडेंसी होगा, स्प्रिंग तुम्हें वापस पुश बैक करेगा. और ये क्यों करेगा, ये वापस से अपना नेचुरल लेंथ गेन करना चाहता है. ठीक है, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग का टेंडेंसी होगा टू बाउंस बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. ओके, तो बेसिकली अब यहाँ वापस से तुम्हारा नेचुरल लेंथ पे बाउंस बैक करने के लिए, ठीक है, वापस से नेचुरल लेंथ पे बाउंस बैक करने के लिए स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इस फोर्स को हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स. इस फोर्स को कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स बिकॉज ये स्प्रिंग एक्सर्ट कर रहा है टू गेट बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. ऐसे ही अगर किसी स्प्रिंग को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, अगर किसी स्प्रिंग को अगर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, व्हेन द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, तो ऐसे में क्या होगा, इसका फिर से टेंडेंसी होगा अपना नेचुरल लेंथ गेन करने के लिए. ओके, तो पहले अगर मान लो ये इसका नेचुरल लेंथ मान लो ऐसे कुछ था, नेचुरल लेंथ अगर मान लो ऐसे कुछ था, और फिर क्या किए, इसको हम खींच करके ऐसे करके देखो, ऐसे करके एक्सटेंड कर दिए. ठीक है, तो इस केस में देखो नेचुरल लेंथ मेरा ये था और एक्सटेंशन देखो इतना और इतना हुआ. ठीक है, तो ऐसे में अब स्प्रिंग का टेंडेंसी क्या होगा, ऐसे में अब स्प्रिंग का टेंडेंसी होगा टू गेट बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. और वापस अपना नेचुरल लेंथ में कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा करके. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये जो फोर्स तुम्हारा आ रहा है या फिर ये जो फोर्स आ रहा है, इसको कहेंगे तुम्हारा फिर से रिस्टोरिंग फोर्स. और ये तुम्हारा फोर्स है एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग टू गेट बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. ओके, तो देख सकते हैं कि तुम्हारा देखो यहाँ पे 2 मीटर्स, ठीक है, 2 मीटर्स यहाँ पे इसका नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का. जब इसे हम एक्सटेंड किए तो इसका लेंथ 3 मीटर्स हो गया और इस पे रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन पे होने लगा टू गेट बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. ओके, ये तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स आने लगा टू गेट बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. और जब इसे कंप्रेस किए, देखो 2 मीटर लेंथ था, अब ये इसको कंप्रेस करके 1 मीटर कर दिए, तो ऐसे में फोर्स का डायरेक्शन देखो, इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो गया टू गेट बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ.
तो जो भी तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है, जो भी तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। और एक्स क्या है? नेचुरल लेंथ से तुम्हारा ये कितना भटका, मतलब कितना हम कंप्रेस किए या फिर कितना हम उसको एक्सटेंड किए। ठीक है, एक्स जो है, एक्स तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा कितना हम स्प्रिंग को कंप्रेस किए या फिर एक्सटेंड किए। ठीक है, लेंथ ऑफ कंप्रेशन, लेंथ ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन, लेंथ ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के एक्स। और इसे एक्चुअली में क्या नेगेटिव करके लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ये हमेशा इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, या फिर जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे तुम्हारा हमेशा काम करता है। तो ये तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स को हमेशा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखो ये तुम्हारा रिलैक्स स्प्रिंग तुम्हारा कब रहेगा? रिलैक्स स्प्रिंग तुम्हारा तब रहेगा जब तुम्हारा स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रहे। ठीक है, तो ऐसे में एक्स जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्प्रिंग का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? कंप्रेस या फिर एक्सटेंशन जो पार्ट है वो तुम्हारा जीरो हो रहा है। तो इस केस में तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स भी तुम्हारा क्या रहेगा? रिलैक्स्ड केस में एफ इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा ये केस। अब जैसे हम क्या किए, देखो स्प्रिंग को कंप्रेस किए, स्प्रिंग को कंप्रेस किए, और जैसे जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे हम एक्स को कंप्रेस कर रहे हैं, एक्स को कंप्रेस कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे करके यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, ये तुम्हारा कंप्रेशन की वजह से आ रहा है ये पार्ट। ओके, ये पार्ट। और फिर क्या किए सेकंड केस में? ये तो मेरा नेचुरल लेंथ था ना, ये तुम्हारा स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था। अब क्या किए, देखो यहाँ से हम इसको खींच करके देखो एक्स इतना दूर लेके आए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर से हम एक्स बढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा फोर्स जो है वो तुम्हारा अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। देखो लीनियर रिलेशन है, तो तुम्हारा देखो फोर्स यहाँ पे जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारा यहाँ पे फोर्स भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया एक्सटेंशन का पार्ट। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया वेरिएशन ऑफ ग्राफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, वर्सेस एक्स। एक्स क्या है तुम्हारा? कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग। ओके, तो इस इक्वेशन मतलब ये जो तुम्हारा ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा? देखो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या लिख सकते हैं? स्लोप इक्वल्स एफ अपॉन एक्स लिख सकते हैं। और ये एफ अपॉन एक्स क्या है? एज पर दिस रिलेशन इज इक्वल टू माइनस के। तो देखो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ gives the value of spring constant। और उसमें ये माइनस के तुम्हारा है, वो याद रखना, क्योंकि देखो ये तुम्हारा स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है ना। ओके, तो यहाँ पे वही केस है, फिर से ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ है, ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ पे है, तो इस केस में फोर्स जीरो है क्योंकि एक्सटेंशन तुम्हारा जीरो है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा इसको खींच करके एक्स लेंथ तक लेके आए तो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है एफ इक्वल्स माइनस के एक्स। ओके, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। इस केस में जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया स्ट्रिंग का या फिर जो एक्सटेंशन हो गया स्ट्रिंग का वो तुम्हारा एक्स ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस किस लिए? क्योंकि देखो इसको पुल करने के लिए तुम इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल हम फोर्स लगा रहे हैं, जबकि जो तुम्हारा ये F1 रिस्टोरिंग फोर्स है ये किस डायरेक्शन पे काम कर रहा है? टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑफ दिस स्प्रिंग। ठीक है, तो हमेशा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए F1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं। सेकंड केस देखो, यहाँ पे जो एक्सटेंशन हो गया स्प्रिंग का वो तुम्हारा 2x हो गया, तो इस केस के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 2x। तो लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू माइनस 2kx। ये हो गया।
तो ऐसे में ये जो तुम्हारा F2 फोर्स लग रहा है ये किस डायरेक्शन पे लगेगा, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू दी एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए तुम्हारा ये यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, अब देखो ये पॉइंट देखने से पहले ऐसा समझो कि मान लो कि तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को ऐसे करके ये मान लो नेचुरल लेंथ था, ठीक है, ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ था और यहाँ से हम कुछ एक्स्ट्रा खींचे। ओके, तो यहाँ से हम कुछ एक्स्ट्रा खींचे हैं ऐसे करके, ये है ना, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा खींचे हैं ये लेंथ मान लेते हैं x। तो इस पे ये F फोर्स लगा, F एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम खींच रहे हैं, और इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट हुआ, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ F1 इज इक्वल टू kx, ठीक है, माइनस kx, क्योंकि तुम्हारा ये डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है। ओके, तो अगर हम स्प्रिंग में देखें, सिर्फ स्प्रिंग का FBD बनाए, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सटेंडेड वाला जो स्प्रिंग है इसका, तो इसमें हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन में तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है F1, जिसका वैल्यू है माइनस kx। तो ये फोर्स तुम्हारा क्या हो रहा है, वॉल पे तुम्हारा एक्ट कर रहा है, तो इसका रिएक्शन फोर्स तुम्हारा, मतलब देखो इस ये ऐसा के फोर्स का डायरेक्शन तुम्हारा वॉल की तरफ जा रहा है, तो इसका रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है, वॉल इस पे तुम्हारा फोर्स एक्सर्ट करा रहा है, वॉल इस पे तुम्हारा इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या ऐसे करके पुश कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन फोर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक ये ऐसे करके तुम्हारा यहाँ पे एक F फोर्स आ गया, ठीक है, जो कि इसका रिएक्शन फोर्स है, किसका, F1 का, ठीक है। तो अगर हम देखें जो मेरा स्प्रिंग है, ठीक है, उस पे इस डायरेक्शन पे F जो कि एक्सटर्नल फोर्स है ये एक्ट कर रहा है, और इस डायरेक्शन पे F जो कि एक्सटर्नल फोर्स ये एक्ट कर रहा है। ओके, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स का डायग्राम बनाए तो रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स देखो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है अंदर की तरफ F1, और रिस्टोरिंग फोर्स देखो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है F1 अंदर की तरफ, ठीक है। तो भले एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में हम फोर्स लगा रहे हैं एट वन एंड, पर अनदर एंड में भी देखो रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू तुम्हारा F1 के बराबर ही आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे इस केस में यहाँ पे राम इस डायरेक्शन में मूव किया, राम देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और श्याम देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राम जो है, राम का डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा यहाँ पे x2। ओके, राम का डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा x2 इस डायरेक्शन में, और जो श्याम है इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1, ठीक है। तो टोटल हम देखेंगे जो तुम्हारा स्प्रिंग का यहाँ जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू K, ठीक है, और यहाँ पे क्या इलोंगेशन, या फिर कितना इलोंगेट हुआ या फिर कितना कंप्रेस हुआ, तो यहाँ पे इलोंगेट कितना हुआ x1 प्लस x2, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू यही होगा, ये वैल्यू, यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू F यही रहेगा, जैसा कि इस केस में यहाँ पे समझे थे। ओके, ऐसा मत करना कि तुम्हारा ये राम जो है ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में x2 मूव किया तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स के x2 लगेगा, और श्याम इस डायरेक्शन में x1 मूव किया तो श्याम पे इस डायरेक्शन मतलब यहाँ पे F इज इक्वल टू के x1 लगेगा। ऐसा नहीं है, दोनों पे सेम रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जैसे कि इस केस में यहाँ पे ऐसे करके हमने सॉल्व करके देखा। ओके, तो राम एंड श्याम will experience the same restoring force, from spring, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, F इज इक्वल टू के x1 प्लस x2।
ओके। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखो नेचुरल लेंथ पे तुम्हारा एक स्प्रिंग है, इसको ऐसे करके अपने नेचुरल लेंथ में तुम्हारा क्या है, एक बॉल है जिसका मास है मान लो m, ऐसे करके छोड़ा गया, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पे तो वेट काम कर रहा है इस पे mg, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे मतलब जो स्प्रिंग है ये तुम्हारा ऐसे करके स्ट्रेच्ड आउट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेचुरल लेंथ से यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे नेचुरल लेंथ से तुम्हारा इंक्रीज हुआ x, ठीक है। और ये स्ट्रेच क्यों हुआ, ये mg फोर्स जो लग रहा है वेट के वजह से। अब देखो इस पॉइंट पे तुम्हारा ऊपर की तरफ में तुम्हारा एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा Fr मान लो, ठीक है। और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लिख सकते हैं Fr इज इक्वल टू kx, ठीक है। तो Fr इज इक्वल टू kx, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि mg और Fr ये एक दूसरे को अगर बैलेंस कर रहे होंगे तब जाकर के ये यहाँ पे रेस्ट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता, ये ऊपर या नीचे किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। तो अब हम मान लिया कि इस पोजीशन पे ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे है, इस पोजीशन पे ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या लिख सकते हैं, Fr इज इक्वल टू mg, ओके। और Fr क्या है तुम्हारा kx के बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू mg। x क्या है, नेचुरल लेंथ से जो ये स्प्रिंग है ये कितना इलोंगेट हुआ, तो x को फाइनली लिख सकते हैं mg अपॉन k, इतना स्प्रिंग इलोंगेट हुआ टू अचीव द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, इन विच this ball of mass m is hanging while tied to this spring, okay। now equivalent spring constant, ठीक है। equivalent spring constant में तुम्हारा क्या है, जो स्प्रिंग है उसको देखो, ये तुम्हारा एक स्प्रिंग है और ये तुम्हारा दूसरा स्प्रिंग है, तो यहाँ पे क्या, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हारा k2 है, और इसको यहाँ पे ये रिजिड वॉल है इसके साथ ऐसे करके बांध दिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एंड टू एंड कनेक्टेड है, एक एंड स्प्रिंग का, इस स्प्रिंग का एक एंड दूसरे स्प्रिंग के दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड है, और हम यहाँ पे जो भी फोर्स लगाएंगे तो हम यहाँ पे सीधा देख के समझ ही सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग्स जो है, स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक और केस देखते हैं जहाँ पे ऐसे करके रिजिड एंड है, ये तुम्हारा स्प्रिंग हो गया और ये तुम्हारा एक और स्प्रिंग हो गया, और हम यहाँ पे F फोर्स लगाएं, ओके। तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये क्या हो गया, स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे इसका जो भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, कि मतलब इसको अगर एक स्प्रिंग्स के साथ अगर रिप्लेस करें, इसको अगर किसी एक स्प्रिंग के साथ रिप्लेस करें, तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, वो तुम्हारा हो गया के इक्विवेलेंट। और इस केस में भी ये दोनों स्प्रिंग जब पैरेलली कनेक्टेड है, इसको अगर किसी एक स्प्रिंग के साथ रिप्लेस करें, तो उस स्प्रिंग का जो भी तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा, दैट विल बी योर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही स्प्रिंग लेकर के कर रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें दो से ज़्यादा भी स्प्रिंग्स हो सकते हैं और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में जोड़े रह सकते हैं। तो उन सारे स्प्रिंग्स को अरेंज करके सिंप्लीफाई करके एक स्प्रिंग के साथ अगर रिप्लेस करना चाहें, तो वो जो एक स्प्रिंग का जो फाइनल स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा, ठीक है, दैट इज योर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। तो चलो देखते हैं तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ऊपर वाला ऊपर वाला जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और नीचे वाले का तुम्हारा k2 है, ये दोनों तुम्हारा पैरेलली ऐसे कनेक्टेड है। अब मान लो अगर ये ब्लॉक जो है
इस फोर्स के वजह से x इस डायरेक्शन में अगर मूव करता है, x डिस्प्लेसमेंट मूव करता है, तो जब ये ब्लॉक x तुम्हारा मूव किया तो बेसिकली क्या हो गया कि तुम्हारा जो ये K1 जो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में भी तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसका क्या था, K1 स्प्रिंग कांस्टेंट था, और तुम्हारा जो K2 जो ये तुम्हारा स्प्रिंग है सेकंड स्प्रिंग, इस पे भी तुम्हारा x डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा K2 हुआ। अब इस पे जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इस पे जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो तुम्हारा क्या हो गया F1, और इसे लिख सकते हैं इक्वल टू K1x, और इस पे जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो तुम्हारा हो गया F2, वो हो गया तुम्हारा K2x के बराबर। ओके, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक क्या हो जाएगा तुम्हारा, देख सकते हो F1 और F2 हो गया, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, वैल्यूज डाल दो, क्या हो जाएगा, F1 तुम्हारा हो गया K1x, F2 हो गया तुम्हारा K2x, x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू एक्स। ओके, तो अब इन दोनों स्प्रिंग को अगर किसी एक स्प्रिंग के साथ रिप्लेस करें, तो देखो किसी एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पे इसको रिप्लेस किए, और ये तुम्हारा ब्लॉक मास m है, इस पे भी तुम्हारा वही F फोर्स लग रहा है, और ये दोनों K1 और K2 जो ये तुम्हारे दो स्प्रिंग्स हैं, इसको एक स्प्रिंग के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट इसको लिखेंगे K इक्विवेलेंट। ये K इक्विवेलेंट क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू। ओके, तो इस केस में जो भी इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो तुम्हारा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इस पे भी तुम्हारा x ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि तुम्हारा K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है, और ऐसी करके अगर मल्टीपल ऐसे कई सारे स्प्रिंग्स हैं जो कि ऐसे करके पैरेलली कनेक्टेड हैं, ठीक है, ऐसे करके अगर मोर देन 2 स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं तो सबको ऐसे करके लीनियरली ऐड करते जाओ। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जब तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो बेसिकली क्या हुआ कि ऐसे करके एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये तुम्हारा एक स्प्रिंग हो गया और ये तुम्हारा एक और स्प्रिंग हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा एक ब्लॉक के साथ अटैच्ड है m मास, और इस पे हम F फोर्स लगा रहे हैं, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब मान लेते हैं कि जब ये ब्लॉक x डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में x मूव किया, तो हो सकता है कि इसके अंदर तुम्हारा x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ हो और इसके अंदर तुम्हारा x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, ठीक है, तो यहां पे ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x1 डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू K1 x1, और इस पे तुम्हारा हो जाएगा क्या, F2 इज इक्वल टू K2 x2, ठीक है। तो x1 और x2 को देखो यहां से एलिमिनेट करके लिख सकते हैं, x को लिख देते हैं, अगर इन दोनों स्प्रिंग को किसी एक स्प्रिंग के साथ अगर रिप्लेस करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको ले लेंगे तुम्हारा K इक्विवेलेंट, ये तुम्हारा फिर से हो गया यही मास, ये तुम्हारा फोर्स, ठीक है, और इस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, इस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था x का, तो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता, तुम्हारा हो जाता वो K इक्विवेलेंट इंटू एक्स रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो अब जैसे कि जब तुम्हारा इतना दूर ये आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर अब फिर लिख सकते हैं ये इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन से दैट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, x की जगह देखो यहां से लिख सकते हैं f अपॉन k इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये सीरीज है तो बेसिकली यहाँ पे जितना रिस्टोरिंग फोर्स होगा इसमें भी उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इसमें भी उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो F1 और F2 जो है वो तुम्हारा बेसिकली सेम होगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2, ओके, F1 और F2 तुम्हारा सेम है क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है।
तो यहाँ से इसको एलिमिनेट करके लिखें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ओके, तो अगर तुम्हें पूछा गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 अपॉन के में मत छोड़ना, ठीक है। क्या करना, के इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करके इन्वर्स कर लोगे तो फाइनल तुम्हारा एंड क्या आएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ऐसे ही करके अगर मोर देन 2 स्प्रिंग्स अगर तुम्हारा ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ऐसे करके ऐड करते जाओगे और एंड में जो भी जितने भी आए एंड में के इनवर्स करके लिखना। ओके, 1 अपॉन के में मत छोड़ देना आंसर, ठीक है। ये कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। ओके, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। नाउ पार्ट्स ऑफ अ स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि तुम्हारा ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका लेंथ l है, ठीक है। अगर इसको दो हिस्सों में बांट दें, मान लो ऐसे करके ये एक हिस्सा हो गया और ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। इसको बीच या कहीं से भी तोड़ दिए तो ये एक तरफ L1 लेंथ है और एक तरफ L2 लेंथ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। ओके, तो इस स्प्रिंग का जो तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना, इस स्प्रिंग का, ये जो फर्स्ट स्प्रिंग है और ये सेकंड स्प्रिंग है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट K1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, और ये जो तुम्हारा K2 है ये तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका लेंथ। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, ये जब तुम्हारा वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, वर्क एनर्जी पढ़ेंगे वहां पर भी हम स्प्रिंग फोर्स फिर से लेकर के आएंगे, स्प्रिंग वाला केसेस। ओके, तो वहां पर हम ये रिलेशन को डिराइव करके देखेंगे कि ये कहाँ से आया। ओके, तो अगर इसके बारे में डिटेल में देखना है तो फिर जब वर्क एनर्जी जब हम क्लास में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो वहां से वो लेक्चर तुम देख लेना, ठीक है, तो वहां से तुम्हें समझ में आएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे फिलहाल ये रिलेशन को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि इससे अगर डिराइव करने जाए तो बेकार टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी में देखेंगे। तो एनीवेज इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू C अपॉन L1 और यहाँ से आ गया तुम्हारा K2 इज इक्वल टू C अपॉन L2। C तुम्हारा रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स है। ओके, अब इतना तो क्लियर है ना कि तुम्हारा इसको जब हम ऐसे करके तोड़ दे रहे हैं यहाँ से और L1 L2 अलग अलग कर ले रहे हैं, तो बेसिकली तोड़ने से ठीक पहले ये तुम्हारा यहाँ पे क्या, K1 और K2 दोनों सीरीज में ही तो कनेक्टेड थे ना, ऐसे करके तोड़ने से पहले ऐसे करके जो था यहाँ पे ये K1 पार्ट था और यहाँ पे K2 पार्ट था, और देख सकते हैं कि ये तुम्हारा सीरीज में कनेक्टेड है और इसका जो तुम्हारा इनिशियली जो तुम्हारा था वो तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट K था इसका। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि 1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि बेसिकली तोड़ने से ठीक पहले ये K1 K2 जो ये स्ट्रिंग्स था L1 L2 लेंथ का, वो इसी स्ट्रिंग का एसर के पार्ट था जो कि एंड टू एंड कनेक्टेड था। तो ये बेसिकली क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट जो है वो तुम्हारा ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अब लिख सकते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब ये जो तुम्हारा इनिशियली जो तुम्हारा ये जो बड़ा वाला स्प्रिंग था, ये जो बड़ा वाला स्प्रिंग था, इसके लिए देखो ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, K, देखो बड़ा वाला स्प्रिंग के लिए K इज इक्वल टू C अपॉन L, जो भी इसका टोटल लेंथ है यहाँ पे, ठीक है, टोटल लेंथ L, ठीक है। और यहां से इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं C इक्वल्स K इंटू टोटल लेंथ, ठीक है। अब हमें K1 और K2 का वैल्यू चाहिए। ओके, तो K1 तुम्हारा क्या था, K1 वॉज इक्वल टू C अपॉन L1 और K2 क्या था, K2 वॉज इक्वल टू C अपॉन L2, और C क्या है तुम्हारा KL के बराबर है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो सीधा, K1 विल बी इक्वल टू K इंटू L अपॉन L1 और ऐसे ही K2 विल बी इक्वल टू C की जगह क्या लिख सकते हैं, KL अपॉन L2,
ठीक है। अगर यहाँ पे K1 और K2 का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर सब डालते हो तो तुम्हारा देखना रिजल्ट तुम्हारा 1/K ही आएगा RHS में। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा एक स्प्रिंग है, अगर तुम्हारा स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग्स को अगर हम ब्रेक करके दो स्प्रिंग बनाते हैं L1 और L2 लेंथ का, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K2 है, तो K1 जो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा उसको ये लिख सकते हैं, और K2 जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसका जो वैल्यू होगा उसको ये लिख सकते हैं। ओके। फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इन ईच केस। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि इस वाले केस में देखो कि यहाँ पे तुम्हारा एक स्प्रिंग है जो कि एक पुली के साथ अटैच्ड है, और ये पुली तुम्हारा एक फिक्स्ड एंड के साथ अटैच्ड है, और ये यहाँ से जो ये स्ट्रिंग है वो इस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, और ये तुम्हारा मास के साथ। तो इस मास पे नीचे की तरफ तुम्हारा जाएगा mg, और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से तुम्हारा बन रहा है मान लो T1। ओके, अब यहाँ पे जो इस एंड पे जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी इसी डायरेक्शन पे होगा नीचे की तरफ T1। ओके, तो इस स्ट्रिंग पे तुम्हारा टेंशन कितना हो गया, इस स्ट्रिंग पे टेंशन हो गया T1। तो इस पुली के लिए अगर देखें तो इस पुली के लिए देखें नीचे की तरफ तुम्हारा T1 लग रहा है, इस तरफ भी तुम्हारा T1 लग रहा है, और ऊपर में तुम्हारा क्या है, ऊपर में तुम्हारा ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो इस पे जो भी तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 2T1। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लॉक के लिए देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं इस ब्लॉक के लिए दैट T1 इज इक्वल टू mg। ओके, T1 इज इक्वल टू mg। ठीक है, और T1 क्या था, T1 क्या था, इस स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स था, इस स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स था। तो हम लिख सकते हैं दैट T1 इज इक्वल टू kx1, और x1 मान लेते हैं इसका इलोंगेशन है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट x1 इज इक्वल टू T1 अपॉन k, और T1 का वैल्यू क्या था, mg के बराबर था, तो हम लिख सकते हैं दैट x1 इज इक्वल टू mg अपॉन k। तो ये पहला स्ट्रिंग का इसका तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू mg अपॉन k। अब इस स्ट्रिंग का देखते हैं। इस स्ट्रिंग पे देखो रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा F था, और F क्या कर रहा है, ये T1 और ये T1 को बैलेंस कर रहा है, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, 2T1। T1 का वैल्यू क्या है, mg के बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं दैट F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, यहाँ पे जो भी तुम्हारा इसका इलोंगेशन हो रहा है वो x2 पे प्रोपोर्शनल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं दैट kx2 इज इक्वल टू ट्वाइस mg, और यहां से सॉल्व कर लो, x2 विल बी इक्वल टू 2mg अपॉन k। ठीक है, ये तुम्हारा k है। ओके, सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये देखो इस केस में यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये mg लग रहा है, ये T टेंशन हो गया, इस स्प्रिंग पे भी तुम्हारा यहाँ पे ऐसा के इस डायरेक्शन में T टेंशन, ये T टेंशन, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पे F रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन निकालना है, यहाँ पे कितना एक्सटेंशन हुआ। तो सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए देखें, यहाँ पे जो ये तुम्हारा ब्लॉक था, ये तुम्हारा इस तरफ mg लग रहा था, और यहाँ पे तुम्हारा T टेंशन था, तो इसके लिए लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg। ओके, और यहाँ पे इस पुली पे ऐसे T और T इधर लग रहा है, तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ यहाँ पे T टेंशन है और यहाँ पे T टेंशन है, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है कौन, ये स्प्रिंग। तो लिख सकते हैं तुम्हारा F इज इक्वल टू ट्वाइस T। T क्या है तुम्हारा, mg के बराबर है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ट्वाइस mg, और ये जो F है रिस्टोरिंग फोर्स वो तुम्हारा x के प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिख सकते हैं तुम्हारा kx इज इक्वल टू ट्वाइस mg। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ट्वाइस mg अपॉन k। ये तुम्हारा हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, तो x इज इक्वल टू ट्वाइस mg अपॉन k।
फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन ईच केस। तो इस केस में एक्सटेंशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऐसा करके ये पुली है, यहाँ पे ऐसा करके ये 2 kg ब्लॉक है, जिस पे नीचे की तरफ जो भी इसका वेट काम कर रहा होगा वो 2g हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं T टेंशन, और ये तुम्हारा एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में भी तुम्हारा T टेंशन इधर काम कर रहा होगा, और यहाँ पे ऐसे करके ये स्प्रिंग है, और ये तुम्हारा 3, तो इस पे तुम्हारा 3g इधर, ये इस पे कुछ खींच रहा होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा T1 फोर्स, और यहाँ पे भी तुम्हारा ऐसे करके T1 रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा होगा। इसका 1 kg मास है, तो नीचे की तरफ इसका वेट भी काम कर रहा होगा 1g। ओके, तो अगर मान लें कि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो ऐसे में अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस बॉडी के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2g, और g का वैल्यू क्या करते हैं, g का वैल्यू को 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं T इज इक्वल टू 20 न्यूटन। चलो, तो यहाँ पर T इज इक्वल टू 20 न्यूटन आ गया। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 1 kg ब्लॉक है, 1 kg ब्लॉक है, जिसमें ऊपर की तरफ टेंशन कितना एक्ट कर रहा है, टेंशन इज इक्वल टू 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है। नीचे की तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ T1 एक्ट कर रहा है, और नीचे की तरफ तुम्हारे देखो 1g फोर्स भी एक्ट कर रहा है, जो कि तुम्हारा 10 न्यूटन के बराबर है। ओके, तो ये पूरा सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में है, तो क्या लिख सकते हैं, दैट T इज इक्वल टू T1 प्लस 10 न्यूटन। T तुम्हारा क्या था, 20 इज इक्वल टू T1 प्लस 10 न्यूटन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट T1 टेंशन जो एक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब T1 जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, T1 तुम्हारा 10 न्यूटन, पर तुम्हारा ओके, तो यहाँ पर ऐसे कि ये पुली है, ये तुम्हारा 2 kg ब्लॉक है, ये तुम्हारा यहाँ पे ऐसे करके 1 kg ब्लॉक हुआ, जो कि तुम्हारा एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, और ये स्प्रिंग जो है ये तुम्हारा 3 kg ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। तो ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, और ये नीचे की तरफ ये सिस्टम a एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, और ये पुली जो है ये तुम्हारा रेस्ट पे है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, g का वैल्यू अगर 10 ले लें, तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ मान लेते हैं T टेंशन, तो यहाँ पर भी T टेंशन, और यहाँ पे नीचे की तरफ इसका रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे T1, और इस पे तुम्हारा इसका वेट काम कर रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन। तो इस पे भी तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा वही काम करेगा T1। ठीक है, नीचे की तरफ तुम्हारा यहाँ पे वेट काम कर रहा है 30 न्यूटन, और ये तुम्हारा नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। तो सभी का इक्वेशन लिखते हैं 1 बाई 1। तो ये 2 kg जो ब्लॉक है, इसके लिए देखो क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा T माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। इस ब्लॉक के लिए लिखते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस T1 माइनस T इक्वल्स 1 इंटू a, तो वो तुम्हारा हो गया a, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 2। और ये देखो, ये ब्लॉक है 3 kg ब्लॉक, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 30 माइनस टी इक्वल्स 3a। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 की मदद से देखो हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिख लो t माइनस 20 इक्वल्स 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस टी इक्वल्स कितना था, ये तुम्हारा 3a।
दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या देखो, ये और ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20, ये तुम्हारा हो गया 10 इक्वल्स 5a। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, a इज इक्वल टू ट्वाइस मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक करके तुम्हारा टेंशन के वैल्यूज, टेंशन का जो तुम्हारा वैल्यूज है वो निकालते हैं। तो इस केस में हमें एक्सटेंशन निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है ये तुम्हारा ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, और ये जो ब्लॉक सेटअप है ये तुम्हारा ये सारे ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका 2 kg ब्लॉक है, तो यहाँ नीचे की तरफ इस पर फोर्स ऐड कर रहा है 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ टी टेंशन ऐड कर रहा है, और ये ब्लॉक जो है ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। तो इसका इस एफ के हिसाब से इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा तुम्हारा, t माइनस 20 इक्वल्स 2a, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1। यहाँ पे देखते हैं इस स्ट्रिंग पे यहाँ टी टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इसका जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है वो तुम्हारा एक्ट कर रहा होगा। एक तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे T1, और एक इसका खुद का वेट काम कर रहा है नीचे, कितना, 10 न्यूटन। अब इसके अंदर यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये तुम्हारा T1 ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, और इसका वेट देखो नीचे की तरफ तुम्हारा कितना है, 30 न्यूटन, और ये तुम्हारा क्या है, ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है। तो इक्वेशन 1 आ गया। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं यहाँ से। क्या हो जाएगा, ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो 10 प्लस T1, 10 प्लस T1 माइनस T इक्वल्स 1 इंटू ए, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 देखो यहाँ से, 30 माइनस T1, 30 माइनस T1 इक्वल्स 3a। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 3। अब यहाँ इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहले। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 है ना, क्या देखते हैं तुम्हारा, देखो t माइनस 20 इक्वल्स 2a, और ये सेकेंड इक्वेशन क्या था, 10 प्लस T1 माइनस T इक्वल्स a। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 10, तो यहाँ पे आ गया माइनस 10 है ना, प्लस T1 इज इक्वल टू 2a प्लस a 3a। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस T1 इज इक्वल टू 3a, और यहाँ पे देखो 30 माइनस T1, 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 20 इज इक्वल टू 5a। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया कितना, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जब एक्सेलरेशन का वैल्यू आया, अब हमको क्या निकालना है, हमको इसका यहाँ पे T1 का वैल्यू निकालना है, और उस T1 के वैल्यू की मदद से हमें K जो तुम्हारा मतलब सॉरी X यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना इलोंगेशन हुआ, उसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, A का वैल्यू सीधा सीधी इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3 है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 इक्वल्स T1। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 20 और 10 18, तो T1 तुम्हारा हो गया 18 न्यूटन्स।
ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारा इलोंगेशन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू T1 वॉज इक्वल टू kx। अब k का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो जनरली सॉल्व कर लेंगे, तो 18 इज इक्वल टू kx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x तुम्हारा हो जाएगा 18/k। इतना इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। इस स्प्रिंग में तुम्हारा यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है, x इज इक्वल टू 18/k। The system shown in the figure is in equilibrium. Find the initial acceleration. ठीक है, तो ये सिस्टम तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे है और हमें इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है कब, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी जस्ट आफ्टर स्प्रिंग 2 इज कट। ये जो स्प्रिंग 2 है इसको ठीक काटने के बाद इस सिस्टम का ए बी सी का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे है, तो एक एक का बना करके देखते हैं। तुम्हारा ये जो तुम्हारा स्प्रिंग 1 है, सबसे पहले ये वर्टिकल वॉल है, ये तुम्हारा स्प्रिंग 1 है, यहाँ पे ये ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, ये ब्लॉक ए हो गया मास m, और ये तुम्हारा स्ट्रिंग 1 है, ठीक है। तो इस पे तुम्हारा देखो क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा एक इस स्प्रिंग की वजह से तुम्हारा एक रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, वो है हुआ तुम्हारा T2, और एक इसका खुद का वेट काम कर रहा है mg, ओके। और यहाँ पे ऊपर की तरफ इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है तुम्हारा यहाँ पे T1, ओके। ये सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीधा सीधी लिख सकते हैं दैट T1 इज इक्वल टू T2 प्लस mg, ठीक है। अब ये सेकंड इसके लिए देखते हैं, सेकंड बॉडी के लिए। तो सेकंड बॉडी के लिए अगर देखें तो ये तुम्हारा हो गया ब्लॉक बी जिसका मास 2m है। तो एक तो फोर्स इस पे नीचे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग 3 लगा रहा है, ये तुम्हारा T3 काम कर रहा होगा, और दूसरा इस पे नीचे की तरफ इसका वेट जो काम कर रहा है खुद का, वो वेट काम कर रहा है तुम्हारे यहाँ पे 2mg। ऊपर की तरफ में तुम्हारा जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है वो तुम्हारे क्या स्प्रिंग 2 की वजह से एक्ट कर रहा है, जो कि तुम्हारा हो गया T2, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ हो गया तुम्हारा T2। तो अब ये भी तुम्हारे इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा T3 प्लस 2mg, ओके। उसके बाद फिर लास्ट में तुम्हारा ये तुम्हारा ब्लॉक सी का है, ठीक है, ब्लॉक सी जिसका मास तुम्हारा कितना है 3m है। इस पे देखो ऊपर की तरफ ये स्प्रिंग 3 रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, जो कि तुम्हारा ये इस डायरेक्शन में हो गया T3, और नीचे की तरफ तुम्हारा यहाँ पे लगा इस पे 3mg, ओके, वेट। और चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T3 इक्वल्स टू 3mg। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 2 और ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1, ओके। तो T3 का वैल्यू क्या है तुम्हारा 3mg के बराबर है। इसको अगर इक्वेशन 2 में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो मेरा आ गया T2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5mg आ गया, देखो T2 का वैल्यू आ गया, और T2 का वैल्यू 5mg है, उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 6mg आ गया, T1 इज इक्वल टू 6mg आ गया। तो अब देखो हमारे पास फोर्सेस के सारे वैल्यूज आ गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, स्प्रिंग 2 को काटना है ना। तो उससे पहले ये डायग्राम बना लेते हैं जिसमें तुम्हारा देखो ये तुम्हारा ऐसे करके ये m मास है, यहाँ पे ऊपर की तरफ तुम्हारा कौन सा फोर्स काम कर रहा था, T1 फोर्स काम कर रहा था, जो कि 6mg के बराबर है। नीचे की तरफ तुम्हारा कौन सा, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से काम कर रहा था T2, है ना, जो कि तुम्हारा 5mg के बराबर है, और इसका खुद का वेट mg, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हारा ये जो तुम्हारा सेकंड ब्लॉक है तुम्हारा ब्लॉक बी, और ये था तुम्हारा ब्लॉक ए, इसका मास था तुम्हारा 2m। इस पे ऊपर की तरफ तुम्हारे देखो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये स्प्रिंग 2 का वजह से रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि तुम्हारा है 5mg के बराबर। तो ये तुम्हारा 5mg के बराबर,
नीचे की तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है ये T3 की वजह से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 3 mg नीचे की तरफ 3 mg, और यहाँ पे जो इसका खुद का वेट काम कर रहा है 2 mg, ठीक है। और उसके बाद फिर जो थर्ड ब्लॉक है ब्लॉक C जो कि 3m मास का, इस पे ऊपर की तरफ तुम्हारा T3 फोर्स एक्ट कर रहा है, देखो स्प्रिंग 3 का रिस्टोरिंग फोर्स जो कि तुम्हारा हो गया 3 mg, और नीचे की तरफ इसका खुद का वेट काम कर रहा है 3 mg। ओके, तो देखो जब हम स्प्रिंग 2 को काट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग 2 को काट रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, ये अचानक से जीरो हो जाएगा, ये अचानक से जीरो हो जाएगा, और ये अचानक से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही स्प्रिंग 2 को काटे, आफ्टर कटिंग, है ना, स्प्रिंग 2, तो ऐसे में जो 5 mg किसका था, स्प्रिंग 2 का रिस्टोरिंग फोर्स था, ये तुम्हारा जीरो हो गया। पर इस पे तो इलोंगेशन है ना, इस पे तो इलोंगेशन है, और इस पे भी इलोंगेशन है, तो यहाँ पे 6 mg और जो इसका 3 mg था वो तुम्हारा रहेगा। तो ब्लॉक ए का देखें, ब्लॉक ए का तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए पे ऊपर की तरफ तुम्हारा ये m मास है, ऊपर की तरफ तुम्हारा 6 mg लग रहा है, और नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, mg, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ब्लॉक ए का, ब्लॉक ए का अगर नेट एक्सेलरेशन देखें तो क्या हो जाएगा 6 mg माइनस mg कितना हो गया 5 mg अपॉन m, है ना, 5 mg अपॉन m, तो हो गया तुम्हारा 5g ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी है उसका देखते हैं। अब ऊपर की तरफ तो तुम्हारा कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे स्प्रिंग 2 को काट दिए, और जैसे स्प्रिंग 2 को काट दिए वैसे ही इसके अंदर जो भी इलोंगेशन था वो भी गया, ठीक है, इसलिए ऊपर की तरफ कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। इसका मास था तुम्हारा 2m। नीचे की तरफ देखो रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा क्या एक्ट कर रहा था, 3 mg एक्ट कर रहा था ना, इस पे देखो यहाँ पे 3 mg एक्ट कर रहा था, और इस पे नीचे की तरफ यहाँ पे इसका खुद का वेट था तुम्हारा 2 mg, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा एक्सेलरेशन b, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो जाएगा 3 mg और 2 mg, ये तुम्हारे दोनों फोर्स 5 mg रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस केस में तुम्हारा इसका तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5 mg अपॉन 2m, है ना, तो 5g अपॉन 2 ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ b। अब ऐसे ही अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन c का देखें, ठीक है, अब C पे देखो तुम्हारा इसका कितना 3m था, नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा था 3 mg, और ऊपर की तरफ इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना था 3 mg, और ये तुम्हारा जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस केस में देखो 3 mg और 3 mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, जब तुम्हारा स्प्रिंग 2 को काटा जाए, आफ्टर कटिंग स्प्रिंग 2, acceleration of A is equal to 5g, acceleration of B is equal to 5 upon 2, 2.5g, acceleration of C is equal to 0, okay। In the following setup, pulley strings and springs are light. Initially, all masses are in equilibrium and rest. तो ऐसे में क्या करना है हमें, फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग एंड टेंशन इन रोप्स। यहाँ पे इस रोप पे, ठीक है, और यहाँ पे इस स्प्रिंग पे तुम्हारे टेंशन के वैल्यूज क्या होंगे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग S3 इज कट, ठीक है, ये जो S3 इसको काटने के बाद अचानक से एक्सेलरेशन क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले जल्दी से क्या निकाल लेते हैं, इसका टेंशन निकाल लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया एसर के पुली, ठीक है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा एसर के 3m मास के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा थर्ड स्ट्रिंग है इसे मान लेते हैं, इस पे तुम्हारा है टेंशन T3, और ये ऐसे वॉल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड स्ट्रिंग है, इसका टेंशन इमेजिन कर लेते हैं T2, और तो यहाँ पे तुम्हारा टेंशन का वैल्यू हो जाएगा T2 ऊपर की तरफ, ये तुम्हारा m मास है,
और इस पे ये जो तुम्हारा स्प्रिंग है, ये तुम्हारा यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड है 4m। इस पे तुम्हारा मान लेते हैं टेंशन हो गया, मतलब जो भी रिस्टोरिंग फोर्स हो गया वो तुम्हारा T1। ओके, और इस पे नीचे की तरफ क्या काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा है 4mg और ऊपर की तरफ T1। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो यहां से लिख सकते हैं दैट T1 इज इक्वल टू 4mg। ठीक है, और यहां से लिख सकते हैं क्या, कि तुम्हारा T2 इज इक्वल टू T1। ठीक है, T2 इज इक्वल टू T1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू T3। देखो तीन इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब देखो T1 जो है 4mg के बराबर है और T2 इज इक्वल टू T1। ठीक है, और T2 क्या है, T3 के बराबर है। तो सभी के लिए कॉमन ये लिख सकते हैं दैट T1 इक्वल्स T2 इक्वल्स T3 इज इक्वल टू, सबका वैल्यू हो गया 4mg के बराबर। ठीक है, तो टेंशन इन स्प्रिंग एंड टेंशन इन रोप्स तो तुम्हारा आराम से निकल गया। ठीक है, अब तुम्हारा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग S3 इज कट। अब जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे ये स्ट्रिंग को काट दे रहे हैं, तो टेंशन T3 तुम्हारा हो गया 0। ठीक है, टेंशन T3 0 हो गया, और यहाँ पे ये ब्लॉक जो है इस पे तुम्हारा T2 टेंशन फोर्स तो एक्ट करेगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग 2 को तो नहीं काटे है ना। तो ये ब्लॉक क्या होगा, T2 के इन्फ्लुएंस की वजह से ए एक्सेलरेशन के साथ तुम्हारा नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको काट दें, तो ये सिस्टम क्या हो गया, ये ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा, मतलब स्लाइड होगा इधर। जब ये स्लाइड हो रहा है मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहा होगा। हमें ये ए एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा क्या था, 3m ब्लॉक्स के लिए, ये 3m मास ब्लॉक के लिए, इस पे तुम्हारा यहाँ पे T2 फोर्स एक्ट कर रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे ए एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से पहले, दैट T2 इज इक्वल टू 3 मास इंटू एक्सेलरेशन, हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद फिर तुम्हारा देखो ये जो ब्लॉक बी है, ठीक है, ब्लॉक बी है जिसका मास m है, इस पे ऊपर की तरफ तुम्हारा ये T2 टेंशन एक्ट कर रहा है, और नीचे की तरफ तुम्हारा ये इसका रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको मान लिया तुम्हारा T1, और इसका खुद का वेट mg, और इसके वजह से तुम्हारा ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन के साथ गिर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1 प्लस mg माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 2। ऐसे ही तुम्हारा ये जो तुम्हारा ब्लॉक है, ब्लॉक ए, इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए के लिए ये तुम्हारा क्या, ऊपर की तरफ देखो सिर्फ एक ही टेंशन रिस्टोरिंग फोर्स ये एक्ट कर रहा है T1, और नीचे की तरफ इस पे वेट काम कर रहा है 4mg, और इसके वजह से ये ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहा है। तो ये लिख सकते हैं 4mg माइनस T1 इज इक्वल टू 4ma। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो पहले क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लो। तुम्हारा क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 3m इंटू ए, और इक्वेशन 2 देखो क्या है, T1 प्लस mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma। इन दोनों को ऐड करें, प्लस और माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो T2 कैंसिल हो रहा है, तो T1 प्लस mg, और यहाँ पे RHS में क्या हो जाएगा 4ma। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3, T1 प्लस mg वॉज इक्वल टू 4ma, और इक्वेशन 3 क्या था, 4mg माइनस T1 इज इक्वल टू 4ma। तो इसको देखें, T1 और T1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 4mg प्लस mg तुम्हारा ये हो गया 5mg इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 8ma। ठीक है, तो देख सकते हैं m और m कैंसिल हुआ, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया तुम्हारा 5g/8। ओके,
तो इस एक्सेलरेशन के साथ ये सिस्टम तुम्हारा ऐसे स्लाइड कर रहा होगा। ओके, find out the acceleration of 2 kg block in the figures shown at the instant 1 kg block falls from 2 kg block। तो यहाँ पे ऐसे दो सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। तो अगर 1 kg ब्लॉक इस सिस्टम से गिरे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 kg ब्लॉक गिरे और यहाँ पे, तो इस केस में तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अब ये जो ब्लॉक मतलब सिस्टम ए है, इसको पहले बना करके देख लेते हैं कि ब्लॉक ए मतलब ये जो 1 kg ब्लॉक गिरने से पहले तुम्हारा क्या था। तो ऐसे करके ये तुम्हारा स्प्रिंग है, ये तुम्हारा स्प्रिंग है, और यहाँ पे देखो बेसिकली तुम्हारा क्या है, 1 और 2 3 kg ब्लॉक प्रेजेंट है, तो नीचे की तरफ तुम्हारा इसका वेट काम कर रहा है 3g, और ये जो स्प्रिंग के अंदर जो भी रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है वो इसको रोक रहा है। तो गिरने से पहले लिख सकते हैं कि T1 वॉज इक्वल टू 30 न्यूटन, और यहाँ पे क्या कर दिए, G इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले लिए, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारा ये 1 kg ब्लॉक गिर गया, जैसे ही तुम्हारा 1 kg ब्लॉक गिर गया, तो ऐसे में जो स्प्रिंग के अंदर जो भी एक्सटेंशन था वो अचानक से तो कम नहीं होगा ना, है ना। जैसे ही 3 kg ब्लॉक गिर गया, अब यहाँ पे क्या है, 2 kg ब्लॉक है, और ऊपर की तरफ तुम्हारा क्या रिस्टोरिंग फोर्स कितना ऐड कर रहा है, ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स ऐड कर रहा है तुम्हारा T1 इक्वल्स 30 न्यूटन, और इस पे नीचे की तरफ वेट कितना काम कर रहा है, 20 न्यूटन्स। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो गया, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा 30 माइनस 20 अपॉन मास कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे 2 + 1 3 kg ब्लॉक था, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड हो जाएगा, और जैसे ही 1 kg ब्लॉक गिर जाएगा तो एक्सटेंशन अपने आप तो कम नहीं हो जाएगा ना, ये टाइम लगेगा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक वापस थोड़ा आने में। तो वापस क्या हो जाएगा, इस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर आ रहा होगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में ऊपर की तरफ ये रिस्टोरिंग फोर्स स्टिल एक्टिंग ऑन इट। और ब्लॉक बी के लिए देखें, सॉरी ये सिस्टम बी के लिए, तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, ये तुम्हारा एक नॉर्मल स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, और जब तुम्हारे दोनों ब्लॉक प्रेजेंट है तो बेसिकली यहाँ पे मान लेते हैं 3 kg मास प्रेजेंट है, नीचे की तरफ 30 न्यूटन फोर्स ऐड कर रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन तुम्हारा T2, तो सीधा सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है तो T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है। जब तुम्हारा इसमें से ब्लॉक गिर गया, जब इसमें से ब्लॉक गिर गया तो तुम्हारा क्या है, जब इसमें से ब्लॉक गिर गया तो यहाँ पे 2 kg ब्लॉक है, तो इस केस में नीचे की तरफ कितना फोर्स ऐड कर रहा है, 20 न्यूटन ऐड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग नहीं है जो इलोंगेट हो, ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियसली जो तुम्हारा टेंशन है वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा, T2 डैश इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मतलब यह टेंशन का वैल्यू तुम्हारा 20 न्यूटन क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं होता, ठीक है। अगर एक्सटेंशन होता तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू यही रहता, पर यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, तो तुरंत अपने आप को इस फोर्स के जितना जो ये फोर्स है इस पे एडजस्ट कर लेगा वो। तो जब एडजस्ट कर लिया तो T2 डैश इज इक्वल टू 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा देखो ऊपर और नीचे दोनों सेम फोर्स लग रहा है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। Two blocks A and B of same mass m attached with a light spring are suspended by a spring as shown in figure. Find the acceleration of block A and B just after the string is cut. ठीक है, तो स्ट्रिंग को काटने से ठीक पहले, स्ट्रिंग को काटने से ठीक पहले अगर सबका एफबीडी बना के देखें, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसको ऐसे के नीचे बनाते हैं, चलो ठीक है, ये तुम्हारा ब्लॉक है, ब्लॉक बी, इसका m मास है, इस पे नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है mg, ऊपर की तरफ इस स्प्रिंग के वजह से, इस स्प्रिंग के वजह से तुम्हारा यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है तुम्हारा T1, ठीक है।
और यहाँ पे ऐसे करके ये तुम्हारा एक और ब्लॉक है, ब्लॉक ए, जिसका मास है m, और इस पे तुम्हारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस स्प्रिंग की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा और इसका वेट यहाँ पे काम कर रहा है mg। ओके, और यहाँ पे ये तुम्हारा स्ट्रिंग है जो कि इसके साथ अटैच्ड है। इस स्ट्रिंग को हमें काटना है, तो काटने से पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस ब्लॉक के लिए दैट T1 इज इक्वल टू mg, और यहाँ पे ब्लॉक ए के लिए लिख सकते हैं ये T2 हो गया यहाँ पे मान लो, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस mg। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। और T1 जब तुम्हारा mg के बराबर है तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो T2 का फाइनल वैल्यू क्या आया, T2 इज इक्वल टू ट्वाइस mg। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे इस स्ट्रिंग को जब काट दिए, जब इस स्ट्रिंग को काट दिए तो अब ये जो तुम्हारा ब्लॉक ए है, ऊपर की तरफ तुम्हारा कोई फोर्स नहीं होगा, ऊपर की तरफ T2 जो है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा क्योंकि अब स्ट्रिंग तो काट दिया गया है। पर नीचे की तरफ ये जो तुम्हारा स्प्रिंग है इस पे जो भी इलोंगेशन है वो इंस्टेंटेनियसली तो कम नहीं हो जाएगा ना, इंस्टेंटेनियसली खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे नीचे की तरफ देयर इज स्टिल अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग, और नीचे की तरफ इसका खुद का वेट भी काम कर रहा है mg और इसका मास m है। तो नीचे की तरफ देखो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है T1 प्लस mg, और इसका मास कितना हो गया m। ठीक है, ऐसे ही जो तुम्हारा सेकंड ब्लॉक है, जो तुम्हारा सेकंड ब्लॉक है ब्लॉक बी, इसका m मास है। इसका देखो ऊपर की तरफ तुम्हारा T1 फोर्स लग रहा था और नीचे की तरफ इसका वेट कितना था mg था, और T1 क्या है mg के बराबर है। ठीक है, T1 तुम्हारा mg के बराबर है, तो यहाँ पे क्या है T1 इज बेसिकली इक्वल टू mg, क्योंकि इसके अंदर जो भी रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है इस स्प्रिंग के अंदर वो तो अचानक से नहीं जाएगा जीरो, तो रिस्टोरिंग फोर्स जब इसे खींच रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इसे भी खींच रहा है। ठीक है, तो T1 इज स्टिल इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ b हो गया तुम्हारा 0, और एक एक्सेलरेशन देखिए क्या हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन T1 इज इक्वल टू mg पुट करें यहाँ पे, है ना, तो हो जाएगा mg प्लस mg अपॉन m। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा 2mg अपॉन m, तो mm कैंसिल, तो एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस g। Find out the acceleration of 1 kg, 2 kg and 3 kg block and tension in string 1 between and tension in the string between 1 kg and 2 kg block just after cutting the string as shown in figure। ओके, तो यहाँ पे इसको ठीक काटने के बाद 1 kg, 2 kg, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इन 1 kg, 2 kg इस ब्लॉक के बीच का जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इस पे तुम्हारा टेंशन का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। ओके, तो काटने से ठीक पहले अगर देखें यहाँ पे तुम्हारा 30 न्यूटन फोर्स काम कर रहा होगा, इसका वेट। ठीक है, जी का वैल्यू ले लिए 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है मान लो T1, तो इस पे तुम्हारा यहाँ पे T1 रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा और इसका खुद का वेट काम कर रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन। ठीक है, अब देखो इन दोनों ब्लॉक के बीच में यहाँ पे तुम्हारा एक टेंशन फोर्स काम कर रहा है T2 और यहाँ पे तुम्हारा एक टेंशन फोर्स काम कर रहा है T2 और यहाँ पे ये तुम्हारा टेंशन फोर्स काम कर रहा है T3। ओके, तो जो स्ट्रिंग काटने से ठीक पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 का वैल्यू है तुम्हारा, T1 का वैल्यू है तुम्हारा 30 न्यूटन, है ना, और फिर यहाँ से देख सकते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T1, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस कितना 20, तो T1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि T2 का वैल्यू आ रहा है 50 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ T2 और यहाँ पे देखो इसका वेट भी काम कर रहा है 10 न्यूटन, है ना, तो क्या लिख सकते हैं दैट T3 इज इक्वल टू T2 प्लस 10, है ना। T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है तुम्हारा 50 न्यूटन। ठीक है, T2 का वैल्यू है तुम्हारा 50 न्यूटन, तो यहाँ से T3 आ गया तुम्हारे पास 60 न्यूटन। ओके,
और T1 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ये सारे वैल्यूज आ गए। अब क्या करते हैं, एक एक का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, एक एक का। तुम्हारा ये 1 kg ब्लॉक है। ऊपर की तरफ इस पे फोर्स कितना लग रहा है, T3, जिसका वैल्यू है 60 न्यूटन। ठीक है, नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा है 10 न्यूटन, और नीचे की तरफ इसका रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है T2 विच इज इक्वल टू कितना, 50 न्यूटन। ठीक है, और फिर यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया ये तुम्हारा हो गया 2 kg ब्लॉक। इस पे देखो ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, देखो T2 विच इज इक्वल टू कितना, 50 न्यूटन। नीचे की तरफ तुम्हारा देखो क्या है, T1 फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि तुम्हारा मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है T1 विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन। और यहाँ पे ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन फोर्स। और ऐसे ही तुम्हारा ये 1 kg ब्लॉक है, सॉरी 1 kg हो गया, ये तुम्हारा 3 kg ब्लॉक है, जिसमें ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स देखो T1 एक्ट कर रहा है, T1 एक्ट कर रहा है, जो कि तुम्हारा है 30 न्यूटन, है ना। और नीचे की तरफ ये तुम्हारा एक्ट कर रहा है 30 न्यूटन। ओके, तो देखो जैसे ही तुम्हारा ये स्प्रिंग मतलब ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को काट दिए, तो ऐसे में तुम्हारा क्या, इस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो तो कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 30 न्यूटन है ये रहेगा, और ये 30 न्यूटन तो इसका वेट है। तो सीधा लिख सकते हैं एक्सेलरेशन जो ब्लॉक सी का है, ये तुम्हारा ब्लॉक सी, ये तुम्हारा ब्लॉक बी, और ये तुम्हारा ब्लॉक ए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम वही फोर्स लग रहे हैं। 30 न्यूटन आ रहा है तुम्हारा ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और 30 न्यूटन यहाँ इसका वेट था। ठीक है, ओके। अब ये सेकंड केजी जो मास है इसके लिए देखते हैं, है ना। तो इसके लिए देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन किसके वजह से आ रहा था, इस ये जो स्प्रिंग है इसके रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा था, तो और ये तो तुम्हारा 0 नहीं हो रहा है, और 20 न्यूटन इसका खुद का वेट है। तो देख सकते हैं नीचे की तरफ तुम्हारा कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ तुम्हारा, ठीक है, ऊपर की तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं तुम्हारा जो ब्लॉक ए है इसको काटने के बाद देखा जाए, ब्लॉक ए पे इसको काटने के बाद क्या हो जाएगा, ये 60 न्यूटन जो है ये तुम्हारा गया। ठीक है, ये तुम्हारा गया, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग है ये तुम्हारा फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएगा। और इस ब्लॉक पे तुम्हारा नीचे कितना कितना फोर्स काम कर रहा था, इस ब्लॉक पे नीचे तुम्हारा सिर्फ इसका वेट काम करेगा 10 न्यूटन। ठीक है, इसको काटने के बाद ये तो तुम्हारा फ्री फॉल कंडीशन में आ गया ना, 1 kg मास, है ना। तो जब फ्री फॉल कंडीशन में आ गया तो तुम्हारा फ्री फॉल कंडीशन में टेंशन इन अ स्ट्रिंग बिकम 0, तो T2 तुम्हारा हो जाएगा 0, है ना। तो इस केस में तुम्हारा T2 इक्वल टू जो 50 न्यूटन है, ठीक है, वो तुम्हारा चेंज होकर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी T2 जो कि इस केस में तुम्हारा 50 न्यूटन है ये तुम्हारा हो जाएगा 0, क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन हो रहा है। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो ब्लॉक ए जो है वो तुम्हारा नीचे गिर रहा है 10 न्यूटन फोर्स के वजह से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए तुम्हारा हो गया कितना, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही तुम्हारा जो ब्लॉक बी है, जो तुम्हारा ब्लॉक बी है जिसका मास तुम्हारा 2 kg है, ठीक है, ऊपर की तरफ में तुम्हारा जो T2 के वजह से 50 न्यूटन फोर्स काम कर रहा था वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन है। तो नीचे की तरफ तुम्हारा क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ देखो 30 न्यूटन जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, और 20 न्यूटन जो कि इसका खुद का वेट है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी दैट बिकम्स इक्वल टू, नीचे की तरफ देखो फोर्स कितना हो गया 50 न्यूटन अपॉन मास कितना हो गया 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ सी 0, और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए तुम्हारा फ्री फॉल कंडीशन था तो तुम्हारा वो हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। That is it for today. Thank you for today's class. ओके, ये तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4 था, जहाँ पे हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखें। नेक्स्ट लेक्चर जो तुम्हारा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो लेक्चर 5 है, उसमें हम लोग देखेंगे कंस्ट्रेन्ड मोशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मत करो।
और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आगे चल करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, इस लेक्चर के बेसिस पे, ये जो तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 था, इसके बेसिस पे तुम्हारा एक टेस्ट प्रिपेयर किया गया है, जिसका लिंक जो है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। इसको, इस टेस्ट को फ्री में दे सकते हो, ताकि इस लेक्चर में तुम्हें कितना समझ में आया वो तुम्हें समझ में आए, ठीक है। और जो भी तुम्हारा डाउट्स होता है, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू मी, ठीक है। मुझे मैसेज करने का जितने भी लिंक्स हैं वो हम सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ओके, थैंक यू अगेन फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगेन, वंस अगेन, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and tell your friends about it.